सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं EVS और EVS का ये हमारा दूसरा वीडियो है, ये दूसरा दिन है। पहले वीडियो में हमने EVS की एक जनरल जानकारी आपको दी थी और साथ ही साथ बीम्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से विषय आपके टीईटी एग्जाम्स में EVS के बारे में देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार एवं मित्र। अगर हिंदी में हम इसे लिखें तो आपको मालूम ही है फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार एवं मित्र। साथियों, वैसे तो ये एक आसान टॉपिक है, लेकिन ये आपका पहला टॉपिक भी है। यदि आप टीईटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में ये पहला टॉपिक है जो आपको देखने को मिलता है। तो हम परिवार और मित्र की बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम फैमिली की यानी कि परिवार की। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फैमिली की। यदि अंग्रेजी के शब्द फैमिली को देखें तो फैमिली जो वर्ड है आपका एक लैटिन वर्ड यानी लैटिन भाषा के शब्द फेम्युलस से बना है। फैमिली जो है लैटिन भाषा के वर्ड फेम्युलस से बना हुआ है। अब इस फेम्युलस का अर्थ होता है सर्वेंट। ठीक, सर्वेंट जो सर्व करता है। सर्वेंट को हम नौकर भी बोलते हैं, लेकिन नौकर थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लगता है, तो सर्वेंट हम कहेंगे यहां सेवा करने वाला। आपको मालूम ही होगा कि फैमिली जो होती है एक सामाजिक संस्था होती है और इस फैमिली के अंदर हर सदस्य एक दूसरे की सेवा करते हुए पाया जाता है। तो इसीलिए फैमिली जो है एक लैटिन भाषा के शब्द फेम्युलस से बना है जिसका अर्थ है सर्वेंट। और ये जो सर्वेंट है यानी कि सेवा करने वाला है, किसकी सेवा करता है? फैमिली के सभी सदस्य एक दूसरे की सेवा करते हैं, यानी कि फैमिली के हाउस होल्ड वर्क्स में, घर के कामकाज में एक दूसरे की सेवा करते हैं। और साथ ही साथ परिवार जो है, आप सभी को मालूम होगा कि परिवार जो है एक सामाजिक संस्था है। ठीक, कि परिवार जो है आपकी एक सामाजिक संस्था होती है जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि भाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें समाज से जोड़ता है परिवार। ठीक, तो साथियों हम शुरू कर रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड, जिसमें हम फैमिली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फैमिली जो है आपके लैटिन भाषा के शब्द फेम्युलस से बना है जिसका अर्थ होता है सर्वेंट यानी कि सेवा करने वाला। और परिवार जो है आपकी एक सामाजिक संस्था है यानी कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और परिवार के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब हम परिवार के बारे में कुछ कथन और परिभाषाओं को जानने वाले हैं कि कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने परिवार के कुछ कथन या परिभाषाएं दी हैं, तो उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने परिवार के बारे में क्या कुछ संज्ञाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मर्डो की। मर्डो के अनुसार परिवार जो है एक सामाजिक संस्था है। हम परिवार को सामाजिक संस्था के नाम से जानते हैं और ये जो कथन और परिभाषा है ये मर्डो के द्वारा दी गई थी। मर्डो के अनुसार परिवार एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था है। ठीक, तो मर्डो महोदय कहते थे कि भाई परिवार एक सामाजिक संस्था है। आगे चलते हैं और परिभाषा देखते हैं या कथन देखते हैं एंडरसन महोदय का। ठीक, ये जो एंडरसन महोदय ये काफी पुराने मनोवैज्ञानिक रहे थे। ये एंडरसन महोदय आप उन्हें ना समझ लेना कि भाई इंग्लैंड टीम के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन
कि जिमी एंडरसन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एंडरसन, ये दूसरे एंडरसन है। तो एंडरसन के अनुसार परिवार है क्या, इन्होंने परिवार के बारे में बताया है कि परिवार में जन्म लेकर परिवार को बढ़ाना। तो एंडरसन महोदय के अनुसार परिवार जो है क्या भाई, परिवार वो है कि भाई परिवार में जन्म लेकर परिवार को बढ़ाना, परिवार को बढ़ाना। परिवार के बारे में इन्होंने ये कुछ कहा है कि भाई परिवार में जन्म लेकर फिर उस परिवार को आगे बढ़ाना, ये एक परिवार का कार्य है जो एंडरसन द्वारा बताया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं गेराल्ड की। ठीक साथियों, अभी हमने मर्डोक की परिभाषा देखी, एंडरसन की परिभाषा देखी, अब बात कर लेते हैं गेराल्ड की। तो गेराल्ड के अनुसार परिवार क्या है कि भाई परिवार जो है दो भिन्न लिंग के वयस्कों का समूह। ठीक कि भाई परिवार वह समूह है जिसमें दो भिन्न लिंग के व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं। सही भी है बात कि भाई आपको या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, कि भाई मैन आपको देखने को मिलेंगे परिवार में या वुमेन देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ कथन व परिभाषाएं थी जो कुछ पुराने शिक्षा शास्त्रियों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी। एक बार फिर से देखते हैं कि भाई मर्डोक महोदय कहते थे कि परिवार एक सामाजिक संस्था है। यदि परिवार को हम सामाजिक संस्था के नाम से जानते हैं तो सबसे पहले ये बात मर्डोक जी ने कही थी। फिर एंडरसन महोदय जी परिवार के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने एक कार्य के रूप में परिवार की व्याख्या कर दी कि भाई परिवार में जन्म लेकर परिवार को बढ़ाना, ये कार्य के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। फिर बात की हमने गेराल्ड की। तो गेराल्ड जी कहते हैं कि दो भिन्न लिंग के वयस्कों का समूह यही परिवार है। तो परिवार में आपको मालूम ही है कि दो भिन्न लिंग या हम कहें कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का समूह आपको देखने को मिलता है। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ें। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं और परिवार के प्रकार की बात करेंगे और बात करेंगे कि परिवार वास्तव में है क्या। ठीक कि भाई आपको मालूम ही है कि परिवार वास्तव में है क्या। परिवार वह है जिसमें लोगों के मध्य रक्त संबंध पाया जाता है। ठीक कि भाई परिवार जो है, परिवार वह है जिसमें लोगों के मध्य रक्त संबंध पाया जाता है, रक्त संबंध पाया जाता है। ठीक कि भाई परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें लोगों के मध्य रक्त संबंध पाया जाता है, लोगों के बीच ब्लड रिलेशन पाया जाता है। ठीक, आपने कई बार वो लाइन सुनी होगी भाई परिवार के सदस्य, कई मूवीज में आपने ऐसी लाइन सुनी होगी कि परिवार के जो सदस्य हैं एक दूसरे से बोलते हुए पाए जाते हैं कि इससे तो हमारा खून का रिश्ता है। भाई खून का रिश्ता है मतलब परिवार से जुड़े हुए हैं, वो एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं, तो ब्लड रिलेशन जिसमें पाया जाता है। तो परिवार आपको मालूम ही है एक सामाजिक संस्था है और परिवार वह इकाई या वह संस्था है जिसमें रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन पाया जाता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं परिवार के प्रकार की। अगर बात करें परिवार के प्रकार की, और इन प्रकार की हम बात कर रहे हैं परिवार के आकार के आधार पर, कि भाई परिवार के जो प्रकार हैं उसके आकार के आधार पर। ठीक, तो आकार के आधार पर साथियों आपको मालूम ही है कि परिवार आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। भाई पहला जो परिवार है वो है आपका एकल परिवार।
एकल परिवार, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। तो इसे हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियर या स्मॉल फैमिली। ठीक। और दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो दूसरा जो प्रकार है आपका संयुक्त परिवार। दूसरा जो प्रकार है साथियों संयुक्त परिवार, जिसे हम इंग्लिश में जॉइंट फैमिली के नाम से भी जानते हैं, जॉइंट फैमिली। ठीक। तो इनकी बात करने वाले हैं कि एकल फैमिली क्या है और संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली क्या है। तो एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम कहें, ये वह परिवार है जिसमें पति पत्नी, ठीक, पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे साथ रहते हैं, अविवाहित बच्चे हों। ठीक। छोटी फैमिली आपने देखा होगा कि भाई कई शहरों में स्मॉल फैमिलीज या न्यूक्लियर फैमिलीज आपको देखने को मिलती है, जिनमें पति पत्नी होते हैं और उनके अनमैरिड बच्चे यानी कि अविवाहित बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा जो परिवार है साथियों, उसे ही हम एकल परिवार कहते हैं, छोटा परिवार कहते हैं, या इंग्लिश में कहें न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं या स्मॉल फैमिली कहते हैं। अब बात करें संयुक्त परिवार की, तो संयुक्त परिवार यानी कि बड़ा परिवार, जॉइंट फैमिली, जिसमें आपको दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और भी रिश्तेदार देखने को मिलते हैं। या हम कह सकते हैं एक ऐसा परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ी साथ रहती हों। ठीक। कि भाई हमने अभी देखा कि परिवार के अगर प्रकार की बात करें, वो भी आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर आपको 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला जो प्रकार है आपका एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर या स्मॉल फैमिली। ये वो फैमिली है जिसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक। और वहीं दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार है आपका संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली वो फैमिली है जिसमें 2-3 पीढ़ियां साथ रहती हैं, साथ देखने को मिलती हैं। या हम कहें कि दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और भी रिश्तेदार आपको देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों ये थी कुछ परिवार के बारे में सामान्य जानकारी, और अभी हमने देखा परिवार के प्रकार, और परिवार के जो प्रकार हैं हमने आकार के आधार पर उनकी व्याख्या की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ें। तो साथियों अभी हमने बात की परिवार के बारे में और उसके आकार के आधार पर प्रकार के बारे में। अब आकार के आधार पर हमने 2 प्रकार पढ़े, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो दोनों ही परिवार के कुछ तो गुण देखने को मिलते हैं और कुछ दोष देखने को मिलते हैं। आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं एकल परिवार के गुणों की। ठीक। यानी कि मेरिट्स क्या हो सकती है एकल परिवार की। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि भाई व्यक्तित्व के विकास का अवसर ज्यादा होता है। व्यक्तित्व के विकास का अवसर ज्यादा होता है। कि भाई व्यक्तित्व का विकास कैसे ज्यादा होगा कि लोग कम रहते हैं और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अच्छे चांसेस रहते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई पर, ठीक, उनके रहने खाने के खर्चे पर अच्छे तरीके से व्यय कर पाता है छोटा परिवार। क्योंकि सदस्य ज्यादा नहीं है तो उनके व्यक्तित्व का जो विकास होगा वो ठीक प्रकार से हो पाता है। ठीक। अगले गुण की बात कर लेते हैं कि भाई पारिवारिक कलह के कम आसार रहते हैं। पारिवारिक कलह के कम आसार रहते हैं। यानी कि यदि एकल परिवार है तो जाहिर सी बात है सदस्य कम होंगे, और सदस्य कम होंगे तो पारिवारिक कलह आपको कम देखने को मिलती है। कि भाई संयुक्त परिवार में होता क्या है कि मान लीजिए भाई भाई से लड़ गया, ठीक, कि देवरानी जेठानी से लड़ गई, तो ये लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। भाई प्रेम भी काफी होता है लेकिन कलह की भी संभावना ज्यादा रहती है
कि भाई इसने ये काम कर लिया, मैंने नहीं किया, या मुझ पे ही काम आता है, ये कुछ काम नहीं करते। तो ऐसी चीजें संयुक्त परिवार में ज्यादा देखने को मिलती है। तो पारिवारिक कलह की संभावना एकल परिवार में आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक, तीसरे गुण की अगर बात करें कि बच्चों का लालन पालन अच्छे से होता है। भाई एकल परिवार है, छोटा परिवार है, तो उस पे बच्चों पर क्या होता है, विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि बच्चे, एक या दो बच्चे उसमें देखने को मिलते हैं, तो उन पर ही पूरा फोकस माँ बाप का रहता है और उनके लालन पालन में वो सोचते हैं कि कोई कमी ना छोड़ें, ना उनकी पढ़ाई में, ना उनके खाने पीने में, ना उनके पहनने ओढ़ने में। तो ये सभी चीजें देखने को मिलती है, यानी कि बच्चों का लालन पालन अच्छे से होता है। अगले गुण की बात करें तो अगला गुण जो है, निर्णय लेने की आजादी रहती है। भाई सदस्य कम है, पति पत्नी इसमें अपने निर्णय लेने के लिए आजाद रहते हैं कि भाई जो करना है कर लिया। संयुक्त परिवार में क्या होगा, यदि आप कोई काम करने जाएंगे तो परिवार के अन्य सदस्य भी उसमें अपनी अपनी राय देते हैं। किसी के हिसाब से आप सही कर रहे होंगे, किसी के हिसाब से आप गलत कर रहे होंगे। तो आप अपना स्वतंत्र निर्णय संयुक्त परिवार में नहीं ले पाते हैं। लेकिन एकल परिवार में कोई है ही नहीं बताने वाला क्या अच्छा क्या बुरा, तो निर्णय लेने की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है, यानी कि निर्णय लेने की आजादी रहती है। और अंतिम जो गुण हम पढ़ने वाले हैं वो है कुरीतियों का अभाव रहेगा। साथियों, एकल परिवार के काफी गुण हो सकते हैं, हम कुछ मुख्य गुणों की बात कर रहे हैं यहाँ। तो अगला जो गुण है, यानी कुरीतियों का अभाव रहेगा। कुरीतियां मतलब कि जो कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो सदियों से चली आ रही है परिवार में कि भाई ऐसा होता है तुम ऐसा नहीं करना, तो बड़े बूढ़े आपको सलाह देते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो कुछ कुरीतियां भी संयुक्त परिवार में देखने को मिलती हैं कि भाई ये आपका काम नहीं है, आपका काम ये है, आप इस तरीके से ना करें, इस तरीके से करें। भाई आदमियों का काम कुछ और है और औरतों का काम कुछ और है। तो लेकिन एकल परिवार में क्या होता है कि भाई हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देखने को मिलती है, अपने ऊपर ही खुद ही आत्मनिर्भर रहता है। तो एकल परिवार में आपको कुरीतियों का अभाव रहेगा, यानी कुरीतियां देखने को ज्यादातर नहीं मिलती, जो कि संयुक्त परिवार में ज्यादा होता है। ठीक, तो साथियों अभी हमने चर्चा की एकल परिवार के गुण की कि भाई व्यक्तित्व के विकास का अवसर ज्यादा रहेगा एकल परिवार में। फिर हमने बात की कि पारिवारिक कलह के कम आसार रहते हैं। संयुक्त परिवार में पारिवारिक कलह आए दिन देखने को मिलती है, लेकिन एकल परिवार में सदस्य कम है तो भाई लड़ाई किससे, झगड़े किससे, तो इसीलिए कलह की संभावना कम रहती है। अगला जो गुण हमने पढ़ा कि भाई बच्चों का लालन पालन अच्छे से होता है। तो इसमें बच्चे कम हैं, सदस्य कम हैं, तो चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा होगा। हर प्रकार से बच्चों की चीजों पर या दूसरे सदस्यों की आवश्यकताओं पर ज्यादा ध्यान देखने को मिलता है। अगला हमने गुण बात की, निर्णय लेने की आजादी रहती है। सदस्य कम है तो आप जो भी निर्णय ले रहे हैं स्वतंत्र रूप से आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल, कोई आप पे दबाव नहीं है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अंतिम जो गुण हमने पढ़ा कि कुरीतियों का अभाव रहेगा। जो कुरीतियां संयुक्त परिवार में चली आती हैं कि एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तो वो एकल परिवार में कम देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि लोग स्वतंत्र होते हैं और पुरानी जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनको कम मानते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं साथियों ये चीज आपके समझ में आई होगी कि एकल परिवार के गुणों के बारे में हमने बात की, इसके गुण आपके समझ में आए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, तो अभी हमने एकल परिवार के गुणों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं एकल परिवार के दोष के बारे में कि डिमेरिट्स क्या हो सकती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली की। तो सबसे पहले बात करें कि संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त है। ठीक, कि भाई आप छोटे परिवार में रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं, यदि आप पे कोई संकट आ जाता है अचानक से, तो आपकी देखभाल करने के लिए, आपका साथ देने के लिए ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते हैं। तो संकट की दृष्टि से ये अनुपयुक्त परिवार होता है। ठीक, कि भाई आप अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपके ऊपर कोई भी संकट आ जाए, दूसरे जो परिवार के सदस्य होंगे वो उस संकट का मिलकर सामना करते हैं और आपको संकट से उबार ले जाते हैं। लेकिन एकल परिवार में यदि आप पर कोई संकट आता है तो उसके लिए आपको खुद ही कुछ देखना पड़ता है, खुद ही कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जिसमें कई बार होता क्या है, आप उस संकट से नहीं उबर पाते। ठीक, तो दूसरी अगर दोष की बात करें कि बच्चों की उपयुक्त देखभाल का ना होना।
भाई बच्चों की उपयुक्त देखभाल नहीं हो पाती। अब एकल परिवार की अगर बात करें तो पति पत्नी होंगे और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। तो पति तो अपने काम पर चले जाएंगे और उनकी जो माँ होंगी वो भी अपने कामकाज में ज्यादातर लग जाएंगी, तो बच्चों की उचित देखभाल नहीं हो पाती है। अगर वही बात करें संयुक्त परिवार की, तो उनमें उचित देखभाल होती है कि भाई दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं या अन्य सदस्य हैं जो बच्चों के ऊपर देखभाल करते रहते हैं या बच्चों की देखभाल करते रहते हैं और बच्चों में अच्छे गुणों का विकास करते हैं। तो भाई अगर बात करें बच्चों की उपयुक्त देखभाल की, तो एकल परिवार में ये थोड़ा मुश्किल रहता है। और एक और अगर दोष की बात करें कि भाई स्वार्थ की भावना प्रबल होती है, कि भाई एकल परिवार में जो सदस्य होते हैं वो अपना अपना स्वार्थ साधते हैं कि भाई मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, और दूसरे सदस्यों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए तो एकल परिवार का रास्ता चुनते हैं कि भाई एकल परिवार का रास्ता चुनने के लिए भाई कई सारे चीजें रहती है, कई सारे रीजन रहते हैं। उनमें से एक रीजन ये भी है कि भाई स्वार्थ की भावना प्रबल होती है, कि स्वार्थ साधा जाता है कई लोगों द्वारा अपना अपना, तो उन्हें लगता है कि भाई मैं और किसी के लिए मेहनत क्यों करूं, है तो भाई अपना परिवार, लेकिन फिर भी उन्हें लगने लगता है कि मैं मेहनत करता हूं तो मेहनत मेरे लिए ही तो काम आए, किसी और के लिए क्यों करूं, कि जबकि कोई और करता ही नहीं है मेरे बराबर मेहनत। तो इसमें स्वार्थ की भावना बढ़ जाती है। तो साथियों अगर बात करें एकल परिवार के दोष की, तो हमने बात की संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त है। मान लो अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा फसाद भी हो जाता है, तो यदि आपके ऊपर कोई हमला कर देता है, मान के चलिए, तो अकेले हैं तो भाई किस किस से निपटेंगे, लेकिन संयुक्त परिवार अगर आपके साथ है तो आपको एक हिम्मत मिलेगी और आप किसी का भी डट के सामना कर सकेंगे। ठीक वही बात करें कि बच्चों की उपयुक्त देखभाल का ना होना, भाई नहीं हो पाती देखभाल कि भाई पति जी काम पर चले गए, पत्नी अपने काम में लगी है, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं अपने आप ही। लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होगा, दूसरे परिवार के सदस्य बच्चों की देखभाल में लगे हुए पाए जाते हैं। ठीक और वही बात करें स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। तो अगर जब एकल परिवार की बात चलती है तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है कि भाई मेरा है वो मेरा है, परिवार को क्यों नशावा करूं, परिवार के सदस्य अपना अपना सब देख ही लेंगे। ठीक तो इसमें स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। तो साथियों हमने अभी बात की एकल परिवार के दोष की, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों अभी हमने एकल परिवार के गुण और दोषों के बारे में बात की, अब चलते हैं संयुक्त परिवार की तरफ और संयुक्त परिवार के गुणों की बात करते हैं। ठीक तो संयुक्त परिवार का सबसे पहला जो गुण है कि भाई चरित्र निर्माण में सहायक होता है। सही बात है कि भाई अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आपका चरित्र जो है वो निखर करके आता है, आपके चरित्र का विकास होता है, समुचित विकास होता है। कैसे कि भाई आप किसी भी जैसे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो परिवार के अन्य सदस्य आपको टोकते हैं और बताते हैं कि भाई ये गलत है, इस पे ना चलिए, ये काम ना करिए, और इस प्रकार आपके चरित्र का विकास होने लगता है। बच्चे जो हैं बड़े होकर के अच्छे नागरिक बनते हैं। तो चरित्र के विकास में सहायक है आपका संयुक्त परिवार। अगले अगर गुण की बात करें तो श्रम का विभाजन होता है। भाई कोई भी काम करते हैं तो संयुक्त परिवार में उस काम को क्या है बांट लिया जाता है कई सदस्यों द्वारा। मान लीजिए अगर एकल परिवार में रह रहे हैं तो बच्चे हैं छोटे छोटे, मम्मी लगी है काम में बच्चों की, और पापा को ही सारे काम करने पड़ते हैं। पापा झुंझला जाते हैं, पापा को गुस्सा आ जाती है, फिर मॉर्निंग मॉर्निंग को कूट देते हैं। ठीक तो भाई ये भी चीजें एकल परिवार में देखने को मिलती है। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या है श्रम का विभाजन हो जाता है। एकल परिवार में अगर मान के चलें कि मान लो पापा है उनको सभी काम करने हैं, बिल भी भरना है, राशन भी लाना है, ठीक दूध भी लेने जाना है, और कोई अन्य बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाना, तमाम काम। लेकिन संयुक्त परिवार में यही काम लोगों द्वारा बांट लिए जाते हैं, तो उनका श्रम का विभाजन हो जाता है और उनको कम परेशानी महसूस होती है सभी सदस्यों को कि भाई एक जना बिल भरने चला गया, एक जना दूध लेने चला गया, एक जना बच्चों को छोड़ने चला गया। तो संयुक्त परिवार में श्रम का जो है विभाजन हो जाता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ठीक अगली अगर बात करें कि आर्थिक अपव्यय पर रोक लगती है। अपव्यय मतलब कि भाई जो फिजूल खर्ची होती है, फाइनेंशियल जो फिजूल खर्ची होती है उस पर रोक लग जाती है। यदि आप एकल परिवार में रहते हैं तो आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, तो आप कुछ भी मन आता है तो उसी पे पैसा खर्च कर दिया, कोई उल्टी सीधी चीज लेकर के आ गई। लेकिन संयुक्त परिवार में सभी परिवार की नजर आप पर बनी होती है।
ठीक। और आपको भी लगता है कि भाई अगर मैं ये ऐसी चीज लेकर के आऊंगा तो दूसरे परिवार वाले मुझे टोकेंगे, तो जो उल्टे सीधे खर्चे होते हैं या कहें कि फिजूल खर्ची होती है उस पर स्वतः ही रोक लग जाती है। ठीक। अब अगले अगर गुण की बात करें तो भावी पीढ़ी का समुचित विकास हो सकेगा, कि भाई समुचित विकास हो सकेगा भावी पीढ़ी का। मान लीजिए कि मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूं, कि भाई मेरे दादा दादी ने मम्मी पापा को कुछ गुण दिए, फिर उन्होंने वही गुण मुझे ट्रांसफर किए, फिर मैंने अपने बच्चों को ट्रांसफर किए। तो जो संयुक्त परिवार में जब हम रहते हैं तो चरित्र का निर्माण होता है और जो आने वाली पीढ़ी है यही असर उन पर भी बना रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भावी पीढ़ी का समुचित विकास हो सकेगा, एक अच्छे नागरिक बनकर करने के लिए। ठीक। अब अगले अगर गुण की बात करें तो भावनात्मक सहयोग प्राप्त होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण आप इसे कहते हैं, कह सकते हैं कि भाई भावनात्मक सहयोग प्राप्त होता है। आजकल आप कई चीजें, कई घटनाएं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सुनते होंगे कि भाई कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, कुछ कभी कुछ हो गया। तो एकल परिवार में सदस्य क्या है, अकेले होते हैं। जब भी उन पर कोई भावनात्मक संकट आता है तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता और उस भावनात्मक संकट को वो संभाल नहीं पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर कुछ उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। वहीं अगर संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में यदि आप उदास हैं या किसी बात को लेकर चिंता में हैं तो दूसरे परिवार के सदस्य इस बात को नोटिस करते हैं और वो आपको सांत्वना देते हैं कि भाई क्या हुआ, कोई बात नहीं, ऐसी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं, तू तो हीरो है, तू तो ये है वो है, सब ठीक हो जाएगा। तो सब ठीक हो जाएगा वाला व्यक्ति कहां मिलेगा आपको, संयुक्त परिवार में ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं एकल परिवार में इस चीज की कमी देखने को मिलती है। यदि आप लोगों से मैं पूछूं कि भाई आपको किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर मुझे बताएं। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे संयुक्त परिवार में रहना बड़ा पसंद है कि भाई संयुक्त परिवार में आप मिलजुल कर रहते हैं और फैमिली की सपोर्ट आपको मिलता है। वहीं एकल परिवार में आपको परेशानी ज्यादा उठानी पड़ती है मेरे विचार में। ठीक। तो भाई एकल परिवार के हमने गुणों की बात की कि भाई चरित्र निर्माण में सहायक होता है, बच्चे अच्छे नागरिक बनकर निकलते हैं। वहीं दूसरे गुण की बात की कि श्रम का विभाजन हो जाता है, अकेले ही किसी पर काम का बोझ नहीं पड़ता, उस काम को सभी लोगों द्वारा बांट लिया जाता है। ठीक। अगर अगली बात करें कि आर्थिक अपव्यय पर रोक लग जाती है अपने आप, कि भाई आप फाइनेंशियल जो भी फिजूल खर्ची कर रहे होंगे उस पर रोक लगनी ही है, क्योंकि अगर आप एकल परिवार में रहते हैं, अकेले रहते हैं, कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। लेकिन वही संयुक्त परिवार में आपको रोकने टोकने वाले होंगे और एक बार आप जरूर सोचेंगे कि भाई ये मुझे खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक। फिर भावी पीढ़ी का समुचित विकास हो सकेगा, कि भाई आपका चरित्र का निर्माण हो रहा है, वही गुण आप आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करते चले जाते हैं। अगला जो गुण है कि भाई भावनात्मक सहयोग प्राप्त होता है। सही बात है, भावनाएं प्रबल जब हो जाती हैं तो आपको भावनात्मक सहयोग देने के लिए संयुक्त परिवार में कई सदस्य मौजूद होते हैं जबकि एकल परिवार में नहीं होते। भाई संयुक्त परिवार में क्या परेशानी है, जो भारतीय परिवार का मूल स्वरूप माना जाता है, पहले तो संयुक्त परिवार ही हुआ करते थे। आजकल एकल परिवार का चलन ज्यादा बढ़ गया है कि भाई एजुकेशन के लिए या भाई खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं या कुछ अन्य बातें हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई संयुक्त परिवार में रहना ही उचित है। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता कि भाई जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया फिर आप उनको छोड़ करके कहीं अन्य जगह रहने लगे। भाई कोई भी आपका पर्पस हो, कोई भी कारण हो, अन्य जगह रहने लगे अपने परिवार के साथ। अब जो माँ बाप हैं वो आपके वियोग में भाई तरसते रह जाते हैं या कहें कि उनको आपकी कमी काफी खलती है और आप हो सकता है कि भाई आप नहीं कहूंगा कि भाई जो लोग होते हैं जो एकल परिवार में इस उद्देश्य से रहते हैं कि हमें परिवार से दूर जाना है, हमें अपनी फ्रीडम चाहिए। ठीक। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भाई जिस प्रकार से उन्हें फ्रीडम चाहिए और उन्हें अपने बच्चों से लगाव हो जाता है तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनके बच्चों को भी फ्रीडम चाहिए होगी और फिर उनका जो लगाव है वो कोई पूरा करने वाला नहीं होगा। तो भाई संयुक्त परिवार में रहिए तो आप ज्यादा खुश रहेंगे मेरी राय में। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों अभी हमने संयुक्त परिवार के गुणों की बात की, अब वक्त आ गया है संयुक्त परिवार के दोष की बात करने की।
मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा दोष बताते हुए, लेकिन भाई टॉपिक है, बताने तो पड़ेंगे, क्योंकि मेरा फेवरेट परिवार संयुक्त परिवार है। चलिए, तो दोष की बात कर लेते हैं कि क्या दोष हो सकते हैं। कि भाई पहला जो दोष है, पारिवारिक कलह ज्यादा हो सकती है। भाई सही बात है, संयुक्त परिवार में हम लोग रहते हैं, तो भाई जिस घर में 4 बर्तन होंगे या ज्यादा बर्तन होंगे तो वो खटका खटकी तो होती रहती है कि भाई कभी भाई भाई से लड़ गया, तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कभी देवरानी जेठानी से लड़ गई, तूने ऐसा कर दो वैसा कर दो, मेरी नहीं सुनी। तो ऐसी चीजें काफी देखने को मिलती हैं। तो पारिवारिक कलह की जो संभावना रहती है संयुक्त परिवार में ज्यादा होती है बजाय एकल परिवार के। अगर दूसरे दोष की बात करें तो स्त्रियों की दुर्दशा हो जाती है। भाई स्त्रियों की दुर्दशा कैसे हो जाती है कि स्त्रियां दिन भर काम में ही लगी रहती हैं। भाई ज्यादातर हमारे भारत में होता क्या है कि भाई स्त्रियां ज्यादातर हाउसवाइफ पाई जाती हैं और मर्द जो रहते हैं घर के वो काम करते हैं, बाहर जाकर के पैसा कमाते हैं परिवार के लिए। तो जैसे कोई बड़ा परिवार है, पता पड़ा कि भाई स्त्रियां 2-3 घंटे किचन में ही उन्हें निकल गया, खाना बनाते बनाते, रोटियां सेकते सेकते, ठीक, कपड़े इतने इकट्ठे हो गए बच्चों के, बड़ों के, खुद के, कि भाई कपड़े धोते ही धोते पूरा दिन निकल गया। तो स्त्रियों की इस प्रकार से दुर्दशा हो जाती है। भाई मेरा मानना है कि भाई काम को बांट लेना चाहिए कि सभी लोग मिलकर के काम करें। इससे होगा कि भाई बच्चों पर एक सही असर पड़ेगा, उन्हें भी लगेगा कि ये जो घर के काम होते हैं, जैसे खाना पकाना है, कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, सबको मिलजुल के अगर करेंगे तो बच्चों को भी एहसास होगा कि भाई ये काम सभी के हैं, केवल लेडीज के काम नहीं है। तो आगे आने वाली पीढ़ी पर इसका असर दिखाई जरूर देगा। और मेरा विश्वास है वो दिन दूर नहीं है कि भाई बिल्कुल इक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी, या मैं तो ये कहता हूं कि भाई महिलाएं आगे निकल जाएंगी काफी ज्यादा पुरुषों से। वैसे भी आगे हैं भाई, महिलाएं तो महिलाएं होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं के? तो कम कोई भी नहीं है, लेकिन जो प्रारूप बना हुआ है, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं, उसके चलते महिलाओं की थोड़ी सी दुर्दशा बनी हुई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये वो दिन भी दूर नहीं कि जब महिलाएं बिल्कुल बढ़ चढ़कर सभी चीजों में, हर चीज में हिस्सा लेंगी। ठीक, तो स्त्रियों की दुर्दशा हो जाती है। अगले अगर दोष की बात करें तो वो है बालकों के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। भाई कैसे हो सकती है बाधा उत्पन्न? कि मान लीजिए एक संयुक्त परिवार में कई सारे बच्चे हैं, तो उनके विकास के लिए शायद सभी चीजें प्रोवाइड ना करा पाए, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, खर्चा ज्यादा होता है, सभी के लिए बराबर बराबर देखना पड़ता है। तो अगर एकल परिवार में आप बच्चे के लिए बेस्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही संयुक्त परिवार में आप बेस्ट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बात सभी की करनी होगी। तो इस प्रकार से विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक, तो साथियों अभी हमने दोष की बात की कि भाई पारिवारिक कलह की संभावना ज्यादा होती है, पारिवारिक कलह ज्यादा हो सकती है संयुक्त परिवार में, होता भी है भाई। ठीक, स्त्रियों की दुर्दशा हो जाती है कि स्त्रियां कामकाज में ही इतनी बिजी हो जाती है, सदस्य ज्यादा है, कामकाज बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से उनकी दुर्दशा भी हो जाती है। वहीं अगर बात करें कि बालकों के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है कि अगर बच्चे ज्यादा हैं परिवार में तो समुचित विकास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ये तो थे दोष कि भाई आपके संयुक्त परिवार के कुछ दोष हैं ये, लेकिन मेरा मानना फिर भी यही है कि संयुक्त परिवार इज द बेस्ट परिवार। भाई संयुक्त जो फैमिली होती है, या हम कहें ज्वाइंट फैमिली जो होती है, वो हर प्रकार से बेस्ट है। संकटों से लड़ने में, भावनात्मक रूप से, और कई अन्य चीजें हैं जिनमें संयुक्त परिवार सबसे ऊपर है। और भारतीय परिवार का मूल रूप क्या है? संयुक्त परिवार। आपको मालूम ही है पहले पुराने जमाने में संयुक्त परिवार ज्यादा हुआ करते थे, एकल परिवार कम हुआ करते थे। लेकिन शहरीकरण के चलते और उद्योग और नौकरियों के चलते एकल परिवार आजकल काफी मात्रा में बढ़ने लगे हैं। तो साथियों ये जो वीडियो था वो परिवार के बारे में था, और परिवार के हमने प्रकार की बात की कि भाई एकल परिवार और संयुक्त परिवार, उनके गुण और दोष की भी बात की। तो ये जो वीडियो है हमारा पहला पार्ट है परिवार एवं मित्र का। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए इसे एक पार्ट तक सीमित रखा जा रहा है। इसका जो अगला पार्ट होगा वो भी हम जल्द लेकर के आएंगे, और उसमें हम मित्रों की बात करेंगे, परिवार के महत्व की बात करेंगे, और साथ ही साथ उन प्रश्नों की भी बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपको परीक्षाओं में इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे।
तो अब वक्त है विदा लेने का। इसी के साथ विदा लेते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में हमारी वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो विदा लेते हैं साथियों, इसी के साथ नमस्कार।